नमस्कार दोस्तों, हम सभी गांधी जी को भगवान में विश्वास करने वाले और एक नेशनल लीडर या राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं। इस बुक समरी में आप उन्हें एक बेटे, एक हस्बैंड, एक पिता, एक स्टूडेंट, एक टीचर और एक विनम्र आदमी के रूप में जानेंगे। अगर आप गांधी जी की सच के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। परिचय। गांधी जी के कुछ फ्रेंड्स ने उन्हें अपनी लाइफ स्टोरी लिखने के लिए एनकरेज किया, लेकिन वो खुद इस बात पर कॉन्फिडेंट नहीं थे कि इस बुक को ऑटोबायोग्राफी कहा जाए, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि ये बुक सच के साथ किए गए उनके एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड है। उन्होंने लिखा था कि उनकी लाइफ का अल्टीमेट गोल मोक्ष पाना है, यानी सच को स्वीकार करके ज्ञान प्राप्त करना। उन्होंने ये भी लिखा कि उन्हें पसंद नहीं था कि लोग उन्हें महात्मा बुलाएं। हालांकि जो लोग उन्हें बहुत रेस्पेक्ट देते थे, उन्होंने उनका ये नाम रखा था। ऐसा नहीं था कि गांधी जी लोगों की रेस्पेक्ट की कदर नहीं करते थे, बल्कि उन्हें तो ये लगता था कि वो इतनी रेस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि बाकियों की तरह उनकी भी लिमिटेशंस हैं और उनसे भी लाइफ में मिस्टेक्स हुई हैं। खैर, जो भी हो, आपको इस बुक समरी से गांधी जी के बारे में कुछ और भी जानने को मिलेगा, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो शायद आज तक आपको पता ना हो। ये सब जानते हैं कि गांधी जी एक इंस्पायरिंग लीडर थे, लेकिन वो एक बेहद प्यार करने वाले बेटे और पिता भी थे। वे सही मायनों में सेवा और विश्वास की मूर्ति थे। पेरेंटिंग एंड चाइल्डहुड। मेरा जन्म पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। मेरी फैमिली बनिया कम्युनिटी से बिलोंग करती है। मेरे दादा पोरबंदर में दीवान थे और मेरे फादर भी यही काम करते थे। मैं अपने माँ बाप का सबसे छोटा बेटा हूँ। मेरे फादर एक बहादुर, काइंड और बड़े दिलदार इंसान थे। उन्हें रुपये पैसे का कोई लालच नहीं था। हालांकि उन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली थी, लेकिन उनके पास अनुभवों का खजाना था। उनकी खूबी थी कि वे लोगों को बड़े अच्छे से समझते थे और उनके झगड़े सुलझाते थे। मेरी माँ बड़ी ही रिलीजियस लेडी थी। खाने से पहले भगवान का शुक्रिया अदा करना उसकी आदत में शामिल था। चतुर्मास के दिनों में माँ सिर्फ एक टाइम खाना खाती थी। यह उसका नियम था, फिर चाहे वो बीमार ही क्यों ना हो। उसने फास्ट रखना और प्रे करना कभी नहीं छोड़ा। एक बार ऐसे ही चतुर्मास के दिन थे जब माँ ने कसम ली कि वो सूरज निकलने तक कुछ नहीं खाएंगी। मैं और मेरे भाई बहन बाहर निकलकर देखने गए कि सूरज निकला या नहीं, लेकिन बारिश के दिन थे, इसलिए सूरज बड़ी मुश्किल से निकलता था। लेकिन माँ ने अपनी कसम नहीं तोड़ी। मेरी माँ एक बड़ी स्मार्ट लेडी थी। उसका कॉमन सेंस बड़ा स्ट्रांग था और उसे स्टेट पॉलिटिक्स की पूरी नॉलेज रहती थी। मेरे फादर राजस्थानी कोर्ट के मेंबर बने, इसलिए हमारी फैमिली को पोरबंदर छोड़कर राजकोट जाना पड़ा और वहीं पर मैंने हाई स्कूल की पढ़ाई की। मैं स्कूल में बड़ा शर्मीला स्टूडेंट था। मुझे अपने क्लासमेट के साथ खेलने से ज्यादा बुक्स पढ़ना पसंद था और इसी वजह से मैं हमेशा अकेला ही रहता था। सुबह स्कूल जल्दी आना और स्कूल ओवर होते ही सीधे घर पर जाना मेरी आदत थी। मेरे क्लासमेट अक्सर मेरा मजाक उड़ाते थे, इसलिए उनसे बचने के लिए मैं स्कूल से भागते हुए घर जाता था और घर जाकर फिर अपनी किताबों में डूब जाता था। चाइल्ड मैरिज। वैसे अपनी लाइफ के इस चैप्टर पर मुझे कोई प्राउड फील नहीं होता, लेकिन जो भी हो, मुझे अपने रीडर्स से इसे शेयर करना ही होगा और मुझे वाकई में सच का पुजारी बनना है। मेरी वाइफ कस्तूरबा से मेरी शादी तब हुई थी जब हम दोनों सिर्फ 13 साल के थे। मेरे घर के बड़े लोगों ने मेरे भाई और कजन्स की एक ही साथ शादी करने का डिसीजन लिया। मेरे भाई और कजन मुझसे 2 साल बड़े थे। हिंदू घरों में शादी से पहले कई महीनों तक तैयारी चलती है। खाने में क्या बनेगा, क्या कपड़े पहने जाएंगे और क्या क्या गहने बनेंगे, इस पर कई सारी प्लानिंग होती है और साथ ही पैसा भी खूब खर्च किया जाता है। मेरे फादर और अंकल बूढ़े हो रहे थे। उन्हें लगता था कि बच्चों की शादी इस उम्र में करवाकर वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से छुटकारा पा लेंगे। तो इस तरह हमारे घर में एक साथ 3 शादियां अरेंज हुई। उस वक्त मुझे अच्छे कपड़े, शादी की धूमधाम, ढोल की आवाज और खूब सारा टेस्टी खाना, सिर्फ यही समझ में आता था। शादी का मतलब क्या होता है ये मुझे मालूम नहीं था। मुझे याद है जब मैं पहली बार एक अजनबी लड़की से मिला। हम शादी के मंडप में 7 फेरे ले रहे थे। उसके बाद मैंने और मेरी छोटी दुल्हन ने एक दूसरे को कंसार खिलाया। हम दोनों एक दूसरे से शर्मा रहे थे। मैं तो अभूत नर्वस हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उससे क्या बात करूं, लेकिन फिर धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे को समझने लगे। वो मेरे लिए फेथफुल थी और मैं उसके लिए। मेरे फादर की डेथ और मेरी डबल सेम। मैं 16 साल का था जब मेरे फादर की डेथ हुई। उन्हें फिस्टूलिया हुआ था। वो काफी टाइम से बीमार चल रहे थे, इसलिए माँ और मैं उनकी सेवा में लगे रहते थे। मैं उनके घाव साफ करता था और मेडिसिन देता था।
हर रात सोने से पहले मैं उनके पैरों की मसाज भी करता था। मुझे अपने फादर का ध्यान रखना अच्छा लगता था। मैंने एक दिन भी अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी। मेरा टाइम स्कूल की पढ़ाई और अपने फादर का ख्याल रखने में गुजरता था। हालांकि मुझे एक चीज का हमेशा मलाल रहेगा जिसकी वजह से मुझे खुद पर हमेशा शर्म आई, और वो चीज थी अपनी वाइफ के लिए मेरा लस्ट। अपनी जवानी के दिनों में मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं रहता था। मैं अपने फादर की सेवा में होता तो भी मेरा दिल कस्तूरबा में लगा रहता, और पिताजी के सोते ही मैं सीधा अपने बेडरूम में घुस जाता था। फिर धीरे धीरे मेरे फादर की तबीयत बिगड़ती चली गई। अब मेडिसिन से भी उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा था। फैमिली डॉक्टर ने बताया कि इस एज में उनका ऑपरेशन करना रिस्की होगा। मेरे अंकल राजकोट से आए। फादर और उनके बीच काफी क्लोजनेस थी। वो फादर के साथ उनके आखिरी टाइम तक रहे। वो पूरा दिन फादर के सिरहाने बैठे रहते थे और सोते भी उसी कमरे में थे। मुझे आज भी वो रात याद है जब मैं हमेशा की तरह फादर के पैरों की मसाज कर रहा था। मेरे अंकल ने मुझे बोला, लाओ अब मैं करता हूं। मैंने तुरंत उनकी बात मानी और कस्तूरबा के पास चला गया। कुछ मिनट के बाद ही एक सर्वेंट ने बेडरूम के दरवाजे पर नॉक किया। जल्दी उठो, फादर की हालत खराब हो रही है, उसने कहा। मैं शौक के मारे बेड से कूद पड़ा। क्या हुआ, मुझे बताओ, मैं जोर से बोला। पिताजी हमें छोड़कर चले गए। मुझे इतना सदमा लगा कि बता नहीं सकता। मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मुझे खुद पर बड़ी शर्म महसूस हुई। अगर मैं अपनी वासना की आग में अंधा नहीं होता तो फादर के आखिरी टाइम में उनके साथ होता। वो अपने बेटे की बाहों में दम तोड़ दे, लेकिन मेरे बदले अंकल उनके साथ थे। ये उनकी किस्मत थी कि मेरे फादर के आखिरी पलों में वो उनके साथ थे। इस गलती के लिए आज तक मैं खुद को माफ नहीं कर पाया हूं। मैं हमेशा इस बात को रिग्रेट करके रोता था। इंग्लैंड जाने की तैयारी। 1887 में मैंने मैट्रिक पास किया। फिर कुछ टाइम के लिए मैंने सामलदास कॉलेज भावनगर में पढ़ा, लेकिन एक फैमिली फ्रेंड ने मुझे एडवाइस किया कि मुझे आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाना चाहिए। मावजी दबे ने मेरी मां को बोला कि मुझे बीए की डिग्री लेने में 5 साल लगेंगे और दीवान बनने के लिए इतनी क्वालिफिकेशन काफी नहीं थी। उसके लिए मुझे लॉ करना होगा जिसमें और ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए मेरे लिए बेटर यही है कि मुझे इंग्लैंड पढ़ने भेजा जाए। वहां जाकर मैं सिर्फ 3 साल में ही बैरिस्टर बन सकता हूं। उसने ये भी बोला कि मुझे तुरंत इंग्लैंड भेजा जाए। वहां से बैरिस्टर की डिग्री लेने पर मेरी रेपुटेशन बढ़ेगी और मुझे आसानी से दीवानशिप मिल जाएगी। मावजी दे ने मुझसे पूछा, क्या तुम यहां पढ़ाई करने के बजाय इंग्लैंड नहीं चाहोगे? मैं उनकी बात से एग्री था। मेरी मां ये सोच के परेशान थी कि कहीं इंग्लैंड जाकर मीट खाना और शराब पीना शुरू ना कर दूं। लेकिन मैंने मां से कहा, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं तुम्हारी कसम खाता हूं, इन चीजों को कभी हाथ तक नहीं लगाऊंगा। हम अपने एक फैमिली एडवाइजर के पास गए जो एक जैन मॉन्क थी। उन्होंने कसम दिलाई कि मैं कभी भी मीट, शराब और पराई औरत को टच नहीं करूंगा। इसके बाद मेरी मां ने मुझे जाने की परमिशन दे दी। इंग्लैंड का जेंटलमैन। इंग्लैंड जाकर मैंने वेजिटेरियन की बहुत सारी बुक्स पढ़ी। जितना मैं पढ़ता गया उतना ही मुझे वेजिटेरियन डाइट पसंद आने लगा। वैसे तो मैं एक वेजिटेरियन फैमिली में पैदा हुआ था, लेकिन मुझे इसके इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स पता नहीं थे। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी वेजिटेरियन डाइट और स्पिरिचुअलिटी के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। इंग्लैंड आने के कुछ सालों तक मैं एक प्योर इंग्लिश जेंटलमैन की तरह रहा। मैंने नया सूट सिलवाया, नई टाई और नया हैट लिया। सुबह मुझे पूरे 10 मिनट लगते थे अपनी टाई फिक्स करने और बालों को स्टाइल करने में। किसी ने मुझे बोला कि एक प्रॉपर इंग्लिशमैन बनने के लिए ग्रेसफुली डांस करना और कॉन्फिडेंस के साथ बोलना जरूरी है। तो मैंने डांसिंग और स्पीच क्लासेस लेने स्टार्ट कर दिए। वैसे तो बता दूं कि मैं बहुत ही टेरिबल डांसर था। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं लेकिन कभी म्यूजिक के साथ नहीं चल पाता था। मैं अपनी पूरी लाइफ इंग्लैंड में नहीं रहने वाला था। मैं वहां स्टडी के लिए गया था। उस दिन से मैंने सिर्फ अपनी स्टडीज पर ध्यान देना शुरू कर दिया। मैंने वेजिटेरियन सोसाइटी ज्वाइन की और एग्जीक्यूटिव कमेटी में सेलेक्ट हो गया। मुझे बैरिस्टर बनने के लिए 2 एग्जाम्स पास करने थे, एक रोमन लॉ और दूसरा कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड। मैंने कई महीनों तक रियल एग्जाम्स की तैयारी की। मैंने इक्विटी, रियल प्रॉपर्टी और पर्सनल प्रॉपर्टी पर ढेर सारी मोटी मोटी बुक्स पढ़ी। फाइनली 10 जून 1891 में मुझे बार में एक्सेप्ट कर लिया गया। साउथ अफ्रीका जाना। इंडिया में मेरी लॉ प्रैक्टिस कुछ खास नहीं चल रही थी। मुझे जब मेरा फर्स्ट केस मिला तो मैं कोर्ट रूम में काफी नर्वस था। ब्रिटिश अथॉरिटी के साथ भी मेरी अनबन हो गई थी। ऐसे में साउथ अफ्रीका जाके काम करने का मौका मेरे लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी। मुझे सेठ अब्दुल करीम झावेरी का लेटर मिला। वो दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी में पार्टनर थे और पोरबंदर में उनका ऑफिस था। ये जॉब तुम्हारे लिए डिफिकल्ट नहीं होगी, सेठ ने कहा।
ऑफ कोर्स तुम हमारे यहाँ गेस्ट की तरह रहोगे, तुम्हें अपनी तरफ से कोई खर्च नहीं करना होगा। ये जॉब कब तक रहेगी और पेमेंट क्या मिलेगी मुझे? मैंने पूछा। तुम्हें बस साल भर काम करना होगा और मैं तुम्हें फर्स्ट क्लास का रिटर्न फेयर और 105 यूरोज दूंगा। एक नई कंट्री में काम करने का मौका मिल रहा था। ये बात मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग थी। मुझे नई चीजें सीखने को मिलेंगी, एक अलग एक्सपीरियंस होगा। मैंने खुशी से हां कर दिया और इस तरह मैं समुद्री यात्रा करके अफ्रीका पहुंच गया। सेठ अब्दुल मुझे पोर्ट में लेने आए और अपने साथ ऑफिस ले गए। अगले दिन मैं उनके साथ कोर्ट गया। मजिस्ट्रेट मुझे देखकर थोड़ा परेशान लग रहा था। फाइनली उसने मुझसे बोला कि मैं अपनी पगड़ी उतार दूं। मैंने मना कर दिया और कोर्ट छोड़कर चला गया। मुझे यह बात मालूम हुई कि साउथ अफ्रीका में रहने वाले इंडियंस के दो ग्रुप हैं। एक तो मुसलमान जेंट्स जो खुद को अरब्स बोलते थे और दूसरे हिंदू और पारसी, और एक सबसे बड़ा ग्रुप उन लेबर्स का था जो नॉर्थ इंडिया, तेलुगु और तमिल से आए थे। इंग्लिशमैन इंडियन लेबर्स को कुली कहकर बुलाते थे और क्योंकि इंडियंस यहाँ मेजॉरिटी में थे इसलिए साउथ अफ्रीका में सारे इंडियंस कुली के नाम से ही जाने जाते थे। रात में मुझे ख्याल आया कि मुझे पगड़ी की जगह इंग्लिश हैट पहननी चाहिए, लेकिन सेठ अब्दुल ने मुझे मना किया। अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो ये एक तरह से कंप्रोमाइज होगा। अगर तुम इंग्लिश हैट पहनोगे तो ये लोग तुम्हें वेटर की तरह ट्रीट करेंगे। मेरा प्रिटोरिया जाना। मुझे ट्रेन से प्रिटोरिया जाकर कुछ क्लाइंट से मिलना था। सेठ अब्दुल ने मेरे लिए फर्स्ट क्लास का टिकट बुक करवाया था। शाम को रेलवे का एक सर्वेंट आया और मुझे बेड ऑफर किया। मैंने उससे कहा कि मैं अपना बेड साथ लाया हूं, तो वो वापस चला गया। एक पैसेंजर ने मुझे बड़ी नफरत के साथ देखा क्योंकि उनकी नजरों में मैं एक काला आदमी था। वो पैसेंजर अपनी सीट से उठा और थोड़ी देर बाद एक ऑफिसर के साथ मेरे पास आया। चलो उठो, तुमको वेन कंपार्टमेंट में जाना होगा, ऑफिसर ने मुझसे बोला। लेकिन मेरे पास फर्स्ट क्लास की टिकट है, मैंने कहा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बोल रहा हूं, उठो और वैन कंपार्टमेंट में जाओ। सर मुझे फर्स्ट क्लास में ट्रेवल की परमिशन है और मैं इसी से जाऊंगा। नहीं, तुम नहीं जाओगे, ऑफिसर ने बोला। तुम्हें अभी इस वक्त इस कंपार्टमेंट को छोड़ना होगा, वरना धक्के मारकर बाहर फेंक दूंगा। लेकिन मैं भी अड़ गया था। मैंने उठने से साफ इनकार कर दिया। ऑफिसर ने मेरी बाजू पकड़ी और मुझे फर्स्ट क्लास से बाहर घसीटा। उसने मेरा लगेज भी ले लिया था। उन लोगों ने मुझे धक्का देते हुए ट्रेन से नीचे उतार दिया और मुझे वेटिंग रूम में बैठना पड़ा। मेरे मन में इंडिया लौट जाने का ख्याल आया, लेकिन मैं डरपोक नहीं था और ना ही बनना चाहता था। मैंने सोच लिया था कि मैं साउथ अफ्रीका के रेशियल डेमिग्रेशन के बारे में और पता लगाऊंगा और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए दूर करने के बारे में सोचूंगा। इंडियंस के साथ टच में रहना। प्रिटोरिया में मेरी मुलाकात सेठ तैयब से हुई। वो भी हमारी लॉ फर्म में काम करते थे। मैंने उन्हें कहा कि मैं साउथ अफ्रीका में रहने वाले सारे इंडियंस के साथ टच में रहना चाहता हूं और यहाँ वो किस हालत में रहते हैं इस बारे में जानना चाहता हूं। सेठ तैयब मेरी हेल्प करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने एक मीटिंग अरेंज करवा दी। ये मीटिंग एक और सेठ के घर पर रखी गई थी। इनमें से ज्यादातर लोग मेमन मर्चेंट्स थे, कुछ हिंदू क्लर्क भी आए थे। मैंने बिजनेस में सच्चाई और ईमानदारी के टॉपिक से अपनी बात शुरू की और सुनने वालों को यह भी कहा कि अपने अपने डिफरेंसेस भूलकर यूनिटी दिखाना चाहिए। मेरा मानना था कि मुस्लिम, हिंदू, पारसी, गुजराती, मद्रासी, पंजाबी, क्रिश्चियन या जो भी लोग इंडिया से यहाँ आए हैं, उन्हें साउथ अफ्रीका में जो भी हार्डशिप फेस करनी पड़ रही है उसे सबको मिलकर फेस करना चाहिए। मैंने बोला कि हम सबको मिलकर एक एसोसिएशन बनानी चाहिए ताकि हम यहाँ की अथॉरिटीज तक अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर जा सकें। और लास्ट में मैंने सबसे बोला कि मैं किसी भी टाइम अपनी सर्विस और जो भी हेल्प मैं कर सकूं वो करने को तैयार हूं। मैंने उन्हें यह भी कहा कि उन्हें इंग्लिश सीखने में हेल्प कर सकता हूं जो उन्हें बिजनेस में काफी हेल्पफुल रहेगा। मैंने 3 लोगों को इंग्लिश सिखाई जिनमें 2 मुस्लिम्स थे, एक बार्बर था और दूसरा एक क्लर्क। तीसरा वाला एक हिंदू शॉपकीपर था। यह डिसाइड किया गया कि हम लोग वीक में एक दिन अपनी मीटिंग रखेंगे। इस मीटिंग में हम अपने आइडियाज और डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करते थे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि प्रिटोरिया में रहने वाला हर इंडियन मुझे अच्छे से जानता था। मैं साउथ अफ्रीका का एक लॉ फर्म को रिप्रेजेंट करने आया था, लेकिन अब मेरा ज्यादातर टाइम पब्लिक वर्क में गुजरता था। द बोअर वार साउथ अफ्रीकन्स का इंग्लिश लोगों के साथ स्ट्रगल चल रहा था। इसी बीच बोअर वार शुरू हो गई थी। मुझे बोअर्स यानी पीपल ऑफ ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट के साथ पूरी सिंपैथी थी, लेकिन इंग्लैंड के लिए भी मैं पूरी तरह से लॉयल फील करता था। मैंने ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए एम्बुलेंस कोर्स रखने के बारे में सोचा। ब्रिटिश लोग इंडियंस को डरपोक समझते थे। उन्हें लगता था कि हम लोग रिस्क लेने से डरते हैं और अपने सेल्फ इंटरेस्ट के अलावा और कुछ नहीं सोच सकते। मैं अपने कई इंग्लिश फ्रेंड्स के पास गया, लेकिन कोई भी हेल्प नहीं करना चाहता था।
फिर मुझे डॉक्टर बूथ से हेल्प मिली, जो कि मेरे अच्छे फ्रेंड थे। उन्होंने मुझे और कुछ वॉलंटियर्स को एम्बुलेंस वर्क की ट्रेनिंग दी। उन्होंने हमें मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिए। पहले तो ब्रिटिश अथॉरिटीज ने हमारी हेल्प लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सर्विसेज की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी। डॉक्टर बूथ ने मुझे बिशप ऑफ नेटल से मिलवाया। हमारे वॉलंटियर ग्रुप में बहुत से क्रिश्चियन इंडियंस भी थे, इसलिए बिशप हमारी हेल्प करने को रेडी हो गए और उन्होंने हमारे एम्बुलेंस ऐप्स के लिए अप्रूवल ले लिया। अब हमारे पास 100 वॉलंटियर्स थे, जिन्हें 40 टीम मेंबर लीड कर रहे थे। हम फायरिंग लाइन के बाहर रुके थे। मैं भी वहां डॉक्टर बूथ के साथ गया। हम रेड क्रॉस के साथ मिलकर काम कर रहे थे। अगले कुछ दिनों में वार और भी खतरनाक हो गई थी, इसलिए अब हमें परमिशन मिल गई कि हम फायरिंग लाइन के अंदर ऑपरेट कर सकते थे। एक ब्रिटिश जनरल ने हमारे कोर्ट से कहा कि हम घायलों को फील्ड से लेकर आएं ताकि उन्हें ट्रीटमेंट मिल सके। हम रोज 25 मील चलकर घायल सोल्जर्स को लेने जाते और उन्हें स्ट्रेचर पर उठाकर लाते थे। पूरे 6 हफ्ते तक हमारी एम्बुलेंस ने ब्रिटिश सोल्जर्स की सेवा की। हमारी इस हेल्प के लिए ब्रिटिश लोगों ने हमें बड़ी इज्जत दी। इस तरह उनकी नजरों में इंडियंस की रेपुटेशन थोड़ी सी बढ़ गई थी। न्यूज़पेपर्स में कुछ ऐसी हेडलाइंस छपी थी, वी आर सन्स ऑफ द एम्पायर आफ्टर ऑल। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि जनरल बुलर ने हमारे कोर्स लीडर्स को वार मेडल दिए और इस बात का लॉन्ग टर्म इफेक्ट यह हुआ कि इंडियन कम्युनिटी अब और भी ऑर्गेनाइज हो गई थी। मुस्लिम्स, हिंदू, क्रिश्चियंस, सिंधी और तमिलियंस, सबको यह रियलाइज हो चुका था कि हम भारत के बच्चे हैं। मेरे अपने देशवासियों के साथ रिलेशनशिप और भी स्ट्रांग हो गया था। हमें लग रहा था कि इंग्लैंड के साथ अब हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। जिन ब्रिटिश लोगों से हम मिले वो अब हमारे साथ काफी फ्रेंडली होकर बात करते थे, क्योंकि हमारी सर्विस की वजह से वो एक तरह से ग्रेटफुल फील करने लगे थे। इस इवेंट से एक बात तो प्रूव हुई थी कि मुसीबत में एक दूसरे के काम आना रियल ह्यूमन नेचर है। इंडिया लौटना। बोअर वॉर सर्विस के बाद मैंने इंडिया लौटने का मन बना लिया था। मैंने अपने फ्रेंड से प्रॉमिस किया कि अगर उन्हें मेरी हेल्प की जरूरत पड़े तो मैं वापस साउथ अफ्रीका आ जाऊंगा। वहां रहने वाले इंडियंस के साथ स्पेशली नेटल में मेरा एक मजबूत रिश्ता बन गया था। मेरे जाने से पहले नेटल इंडियंस ने मुझे ढेर सारे गिफ्ट दिए। डायमंड्स, गोल्ड, सिल्वर जैसी चीजें मुझे गिफ्ट के तौर पर मिली। मैं बड़ा ग्रेटफुल फील कर रहा था, लेकिन इतने कॉस्टली गिफ्ट्स मैं भला कैसे ले सकता था। मैंने जो भी पब्लिक वर्क या कम्युनिटी सर्विस की थी वो इसलिए की थी क्योंकि मुझे लगा कि लोगों की हेल्प करना अच्छा है। और उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बेचैनी से अपने रूम में चक्कर काट रहा था। मैंने सोचा कि अगर आज मैंने ये सारे कॉस्टली गिफ्ट्स एक्सेप्ट कर लिए तो अपने बच्चों के सामने कभी एक भी गुड एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाऊंगा। मैं चाहता था कि मेरे बच्चे लाइफ ऑफ सर्विस जिए, दूसरों की हेल्प करें। मैं उन्हें यह समझाना चाहता था कि भलाई का फल हमेशा मिलता है और हमें सिंपलिसिटी और ह्यूमिलिटी से जीना चाहिए। कुछ टाइम बाद मुझे यह सॉल्यूशन मिला। मैंने एक लेटर लिखा कि सारे कॉस्टली गिफ्ट्स कम्युनिटी को वापस दे दिए जाएं। मैंने पारसी रुस्तम जी और कुछ फ्रेंड्स को जिन पर मुझे ट्रस्ट था इन गिफ्ट्स का ध्यान रखने की जिम्मेवारी दी थी। सुबह मैंने अपनी वाइफ और बच्चों से ये बात शेयर की। मेरे बच्चों को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मेरी वाइफ को आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम मुझे ये गहने पहनने क्यों नहीं दे रहे हैं, उसने कहा। और मेरी बहू भी ये गहने पहनेगी। अभी बच्चों की शादी कहाँ हुई है? मैंने उसे समझाने की कोशिश की। हम इतनी छोटी उम्र में उनकी शादी नहीं करेंगे और ना ही अपने बेटों के लिए ऐसी बहुएं लाएंगे जो इन सब चीजों की लालची हों। फिर किसी तरह मामला सेटल हुआ। मैंने सारे गिफ्ट्स कलेक्ट किए और एक ट्रस्ट डीड्स तैयार की। सारी चीजें बैंक में डिपॉजिट करा दी गई। अगर मेरा ट्रस्टी उन्हें कम्युनिटी सर्विस के लिए यूज करना चाहे तो वो ऐसा कर सकता था। मुझे अपने इस डिसीजन पर कभी रिग्रेट नहीं हुआ। धीरे धीरे मेरी वाइफ भी समझ गई कि मैं अपनी फैमिली को लालच से बचाना चाहता हूं। मेरा ये मानना है कि एक पब्लिक वर्कर को किसी भी तरह का कॉस्टली गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। वापस इंडिया में। जब मैं इंडिया वापस आया तो मुझे पता चला कि कलकत्ता में कांग्रेस की मीटिंग है। मैं भी वहां एक डेलीगेट के तौर पर गया। मैंने वहां कुछ रेजोल्यूशंस प्रेजेंट किए जिससे साउथ अफ्रीका में इंडियंस की सिचुएशन थोड़ी इंप्रूव हो सके। मुझे सर्वाछा के साथ ट्रैवल करने का मौका मिला, जो उस टाइम कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। मैंने कुछ टाइम उनके साथ ट्रेन में जर्नी की। सर्वाछा ने मुझसे कहा कि वो मेरे रेजोल्यूशंस पढ़ेंगे। कलकत्ता में मुझे रिपॉन कॉलेज ले जाया गया, जहां पर सारे डेलीगेट्स रुकने वाले थे। एक फायदा हुआ और मुझे अपने कुछ फ्रेंड्स भी वहां पर मिल गए। हालांकि कुछ इश्यूज थे जिन पर मैं बात करना चाहता था। मैंने देखा कि रिपॉन कॉलेज के वॉलंटियर्स की आपस में बनती नहीं थी। अगर एक वॉलंटियर से कुछ पूछो तो वे दूसरे को सवाल पास कर देता था और दूसरा तीसरे को।
उनमें से कुछ के साथ मेरी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। मैंने उन्हें साउथ अफ्रीका की स्टोरी सुनाई। मैंने उन्हें पब्लिक सेवा की इंपॉर्टेंस भी बताई। लेकिन पब्लिक सर्विस की भावना लोगों में इतनी जल्दी नहीं डाली जा सकती, क्योंकि ये फीलिंग किसी इंसान में अंदर से आती है और उसे लोगों की हेल्प करनी है। प्रॉब्लम ये थी कि कांग्रेस की मीटिंग साल में सिर्फ 3 दिन होती थी, बाकी टाइम ये रेस्ट में होती थी, इसलिए वॉलंटियर्स को कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पाती थी। मैंने ये भी देखा कि कॉलेज कंपाउंड में हाई लेवल की छुआछूत का माहौल था। जैसे एग्जाम्पल के लिए तमिल लोगों का किचन बाकियों से एकदम अलग था और दीवार से घिरा था, क्योंकि तमिल डेलीगेट नहीं चाहते थे कि खाना खाते वक्त उन्हें कोई देख सके। उनके लिए बाकी लोगों की नजर किसी छुआछूत से कम नहीं थी। फाइनली एक और चीज मैंने नोटिस की, हमारी बिल्डिंग की लैट्रिन्स बहुत ही बुरी हालत में थी। साफ सफाई का नामो निशान तक नहीं था। चारों तरफ पानी भरा रहता था और बदबू के मारे बुरा हाल होता था। मैंने वॉलंटियर्स के पास जाकर इस बारे में बात की, लेकिन उनका जवाब था, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये स्वीपर का काम है। तो मैंने उनसे पूछा कि झाड़ू कहां पर मिलेगी। वो हैरानी से मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने झाड़ू ढूंढी और सारी लैट्रिन्स खुद अपने हाथों से साफ की, लेकिन मैं अकेले सारी सफाई नहीं कर सकता था। लोग लैट्रिन करने आते, करके चले जाते, लेकिन गंदगी को इग्नोर करते थे। कांग्रेस मीटिंग अभी शुरू नहीं हुई थी, इसलिए मैंने ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरीज के लिए अपनी सर्विस ऑफर कर दी। मैं बाबू बासु और सुजीत घोष का क्लर्क अपॉइंट हुआ। वो लोग मुझे देखकर खुश थे। फेथ ऑन इट्स ट्रायल। मेरा ज्यादातर टाइम पब्लिक वर्क में गुजरता था। सब सही चल रहा था, लेकिन फिर मेरा दूसरा बेटा मणिलाल बुरी तरह बीमार पड़ गया। उसे टाइफाइड और निमोनिया हो गया था। वो अक्सर रातों को उठकर रोने लगता और पागलों की तरह बड़बड़ाता था। डॉक्टर ने हमें बोला कि हम मणिलाल को चिकन सूप और अंडे खिलाएं ताकि उसे ताकत मिले। मेरा बेटा सिर्फ 10 साल का था। अब मुझे डिसाइड करना था कि उसे नॉनवेज खिलाना है या नहीं। तुम्हारे बेटे की जान को खतरा है, डॉक्टर ने मुझे बताया। हम उसे पानी मिला दूध दे सकते हैं, लेकिन ये काफी नहीं होगा। मुझे लगता है कि आप अपने बेटे की सेहत के लिए उसकी डाइट में ज्यादा सख्ती नहीं करेंगे। मेरा धर्म मुझे अंडे और मीट खाने की परमिशन नहीं देता, चाहे जो भी सिचुएशन हो, इसलिए मैं ये रिस्क लेने को रेडी हूं, मैंने जवाब दिया। मैंने डॉक्टर से कहा कि वो मेरे बेटे की कंडीशन चेक करते रहें, हालांकि हमने उसे मीट या अंडा नहीं दिया। मैंने डॉक्टर से यह भी पूछा कि क्या हम कोई अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ट्राई कर सकते हैं, तो डॉक्टर ने हाँ बोल दिया। मैंने उसका धन्यवाद किया। अगले 3 दिनों तक मणिलाल को कूहने का ट्रीटमेंट दिया। मैं उसे टब में बैठाकर 3 मिनट तक हिब्बात देता था। मैं उसके लिए ऑरेंज जूस भी बनाता था। हालांकि मणिलाल का बुखार और बड़बड़ाना कम नहीं हो रहा था। मुझे डाउट हुआ और अपने डिसीजन को लेकर मुझे रिग्रेट हुआ। उस रात मैंने मणिलाल के बीमार शरीर को एक वेट टॉवल से रब किया और एक वेट टॉवल उसके माथे पर रखा। मैंने अपनी वाइफ को उसके पास रहने को बोला और वॉक के लिए बाहर चला गया। मैं ऊपर वाले से प्रे कर रहा था। मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था। इस मुश्किल की घड़ी में हमें सिर्फ तुम्हारा ही सहारा है भगवान, हमें इस संकट से उबारो। मैं बार बार राम का नाम जप रहा था और फिर मैं घर लौट आया। मैं कमरे में आया तो मणिलाल की कमजोर आवाज सुनाई दी, तुम आ गए बापू? हाँ मेरे बेटे, मैंने उससे कहा। उसकी पूरी बॉडी पसीने से तरबतर थी। मैंने कंबल हटाकर उसका पसीना सुखाया। उसका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा डाउन लग रहा था। मैं उसके बगल में बैठ गया और वहीं सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग मणिलाल की हालत कुछ बेटर थी। उसका बुखार उतर चुका था। हमने उसे पानी मिला दूध और फ्रूट जूस देना जारी रखा। चीजें अब हमारे कंट्रोल में लग रही थी और धीरे धीरे वो पूरी तरह ठीक हो गया था। मणिलाल बड़ा होकर एक हेल्दी बॉय बना। उसे देख के कोई भी ये बोल सकता था कि हमारी सही देखरेख और हेल्दी डाइट ने ही उसे ठीक किया था, लेकिन मेरे लिए तो ये भगवान का चमत्कार था। ऊपर वाले पर मेरे अटूट विश्वास ने ही मेरे बेटे की जान बचाई थी। दोस्तों, अब वक्त है इस बुक समरी के कंक्लूजन का। गांधी जी के अंदर अपने आसपास के लोगों के लिए हमेशा ही एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी रही थी। उन्हें अपने से ज्यादा दूसरों का ख्याल रहता था और दूसरों को सर्वे करने से इसी स्ट्रॉन्ग डिजायर के लिए गांधी जी दूर दराज की जगहों पर भी गए। कई सारे पावरफुल लोगों से मिले और उन्होंने अपने देश का इतिहास बदला। अब ये प्रेजेंट जनरेशन की जिम्मेदारी है कि वो भी गांधी जी के बताए रास्ते पर चलें और उनके बताए प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। दोस्तों, इसी तरह की ऑडियो बुक समरीज के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए।